जी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया था बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पूरे डिटेल में, एंड आज की इस क्लास में हम फिनिश करेंगे आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इस पर्टिकुलर क्लास के बाद आपको सेल डिवीजन वाले पार्ट के लिए किसी भी रिसोर्स पे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे यहाँ इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी तो सारी कवर होगी ही, उसके साथ आपको आपके पीजीटी एग्जाम्स के लिए एडिशनली जो टॉपिक्स चाहिए या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल आता है कि जो सेल साइकिल है वो सेल साइकिल होती क्या है। तो सेल साइकिल को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई एक सेल है। ये आपका सेल क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है साइज में। योर सेल कैन ग्रो इन साइज, यानी कि इसका साइज इंक्रीज हो सकता है। साइज इंक्रीज होने के बाद अल्टीमेटली आपका जो ये एक सेल है ये डिवाइड करके एक सेल से आपके यहाँ पे दो सेल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपका सेल ग्रो कर सकता है, आपका सेल डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं आपके सेल की ग्रोथ के या आपके सेल में डिवीजन होने के, उन्हीं सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो अगर हमें सिंपल सी एक सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं। तो एक सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आपका द डिवीजन प्रोसेस एंड ग्रोथ फेजेस ऑफ ए सेल टुगेदर फॉर्म्स द सेल साइकिल। द जस्ट ए सेकेंड भाई, द डिवीजन प्रोसेस एंड growth phases of a cell forms the cell cycle। आई होप आपको सेल साइकिल की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। अब यहीं पे चैप्टर शुरू करते हैं। जो आपका सेल है वो डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे जो आपके सेल में डिविजन्स हैं, क्या चीज़, आपके सेल की जो डिवीजन्स हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन्स किस तरह से अलग अलग टाइप की आपकी हो सकती है वो हम देखने वाले। एक आपकी हो सकती है यहाँ पे, इट कैन बी योर माइटोसिस। एक आपकी सेल डिवीजन माइटोसिस हो सकती है और दूसरी आपकी सेल डिवीजन हो सकती है आपकी मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस में आपका डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, जो क्या होता है तुम्हारा, एक हो सकता है माइटोसिस, दूसरा हो सकता है तुम्हारा मियोसिस। तो अगर इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हम करने की बात करें तो जो माइटोसिस है उसको हम बोलते हैं आपका इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं आपका, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब इक्वेशनल डिवीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मियोसिस को हम बोलते हैं आपका रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीजन का सिंपली मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक सेल था, वो कैसा था, वो डिप्लॉइड था यानी कि 2n था। तो इस सेल से जो आपका नया सेल फॉर्म होगा उसकी जो प्लॉइडी होगी वो चेंज नहीं होगी, सेम प्लॉइडी रहेगी, 2n ही रहेगी। 2n था तो 2n रहेगा, अगर n था तो वो आपका n ही रहेगा। ठीक है, वहीं पे आपका मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल यानी कि कुछ कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। तो मियोसिस में जो आपका डिप्लॉइड सेल था, मान लीजिए आपका 2n सेल था, वो रिड्यूस होकर आपका खाली n रह जाता है, सिर्फ हैप्लॉइड वो बन जाता है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस होता है। अब सवाल आता है कि और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो आपका माइटोसिस होता है इट ऑकर्स इन सोमेटिक सेल्स। ऑकरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है। जो आपका माइटोसिस है ये होता है आपका सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक सेल्स। ठीक है, वहीं पे अगर मियोसिस की हम बात करें, जो आपका मियोसिस है इट टेक प्लेस इन योर जर्म सेल्स। जर्म सेल जहाँ मतलब जिनसे आपके क्या गैमीट्स फॉर्म करते हैं, आपका स्पर्म और ओवा फॉर्म होता है, तो वो आपके जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स के अलावा जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं वो आपके सोमेटिक सेल्स होते हैं।
तो माइटोसिस आपका सोमेटिक सेल्स में और मियोसिस आपका जर्म सेल्स में। अगर इन दोनों के बीच में हम फेजेस में डिफरेंस देखें, यानी कि इनकी जो अलग अलग क्या बोलते हैं स्टेजेस एक तरह से हम लेके चले, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो माइटोसिस में देखो भाई, माइटोसिस में होते हैं आपकी मेजरली आपकी दो स्टेज हो सकती है। द फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज योर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस यानी कि आपका जो न्यूक्लियर डिवीजन होगी वो वाला पार्ट, और साइटोकाइनेसिस यानी कि आपका साइटोप्लाज्म में जो डिविजन्स होंगी वो। फिर जो आपका कैरियोकाइनेसिस है इसमें आपके अलग अलग फेज हो सकते हैं, वो फेज देख लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस में होता काइनेसिस में होता है आपका प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। देन आपका मेटाफेज, प्रोफेज मेटाफेज, उसके बाद आपका एनाफेज, एंड लास्ट में होता है आपका टीलोफेज। देखो भाई जितनी भी चीज़ें हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती हैं याद, ठीक है। तो आई होप कि आपको माइटोसिस के बारे में समझ आया होगा। तो भाई इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कंसाइज करते हैं, ताकि क्योंकि हमें मियोसिस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। देन नेक्स्ट है आपका यहीं पे, अगर हम मियोसिस की बात करें, जो आपका मियोसिस है, आपका मियोसिस माइटोसिस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, मियोसिस में होता है आपका सबसे पहले तो मियोसिस 1, ठीक है। देन आपका होता है मियोसिस 2, क्या होता है आपका मियोसिस 2 होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखो, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जो आपका मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 आपका माइटोसिस के जैसा होता है। मियोसिस 2 आपका माइटोसिस के जैसा है, और जो आपका मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 आपका थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट और कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब वो एलोबरेटेड और कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो देखो भाई, जो क्या है तुम्हारा मियोसिस 1 की हम बात करते हैं। मियोसिस 1 में आपकी क्या क्या स्टेजेस हैं, स्टेजेस सेम होंगी, बस इसमें जो आपका प्रोफेज है वो थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले आपकी प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1, देन इसके बाद मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एंड फाइनली आपका टीलोफेज 1, टीलोफेज 1, एंड इसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखो, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, क्या चीज़, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है ये थोड़ा सा एलेबोरेटेड है। अब एलेबोरेटेड किस तरह से, इसमें अलग अलग आपकी स्टेजेस होती हैं। जैसे कि आपकी एक ट्रिक याद रखेंगे आपको यहाँ पे, लेडी जोई प्लीज डू डांस, लेडी से लेप्टोटीन, क्या है आपका लेप्टोटीन, देन इसके बाद जोई से आपको याद रखना है जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन, प्लीज लेडी जोई प्लीज, पी से याद रखना आपको पेचिटीन, डू से याद रखना आपको डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, एंड डांस से याद रखना आपको डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं आपकी, ठीक है। फिर यहीं पे देखो आपका जो नेक्स्ट आता है मियोसिस 2, क्या आएगा आपका, मियोसिस 2 आएगा यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड। तो भाई अब मियोसिस 2 में देखो क्या क्या होता है आपका, मियोसिस 2 में सेम चीज़ होंगी आपकी, आपका बिल्कुल किस जैसा होगा, आपके माइटोसिस जैसा होगा। यहाँ पे होगा आपका प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2,
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, देन एनाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं आपकी मियोसिस 2 में। एंड जो आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो आपका सेल साइकिल का पार्ट है उसको हम बोलते हैं आपका इंटरकाइनेसिस। बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखना है क्या हम बोलते हैं उसको, इट इज योर इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, द स्टेज बिटवीन टू मियोसिस इज कॉल्ड एज योर इंटरकाइनेसिस। ठीक है, आई होप कि आपको इंटरकाइनेसिस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इंटरकाइनेसिस क्या होता है। अच्छा, यहीं पे एक और वर्ड होता है, इंटरफेज होता है। इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस सुनने में थोड़े से एक जैसे लगते हैं, तो इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब हम देखेंगे कि आपका जो इंटरफेज है वो क्या होता है। तो अब देखते हैं आपके फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं भैया आपकी फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो भाई, जो ये फेजेस सेल साइकिल के हैं वो हमें अच्छे से याद रखने, और हर एक फेज का कुछ स्पेसिफिक फीचर है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए। तो करते हैं शुरू, जस्ट ए सेकंड। आई थिंक कितना काफ़ी होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जस्ट ए सेकेंड, ये है आपकी सेल साइकिल। ठीक है, अब इस सेल साइकिल में हम डिविजन्स बनाते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो देखो भाई, सबसे पहले ये है आपका एस फेज। ठीक है, इससे पहले है आपका, इसको एक सेकंड में किसी दूसरे कलर से या हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियरली विजिबल हो चीज़ें। हमें रेड से ही बनाएंगे तो थोड़ा सा डाउट रहेगा। दिस इज़ योर G1, दिस इज़ योर S, देन ये है आपका G2 फेज। ठीक है, G1 S G2, एंड जो ये इतना फेज ये दिख रहा है ये है आपका M फेज। M फेज या जिसे हम आपका माइटोटिक फेज बोलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद M फेज के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ये साइटोकाइनेसिस। देन साइटोकाइनेसिस के बाद है आपका यहाँ पे ये G नोट फेज। अच्छा, यहीं पे ना एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। फीचर्स, पहले फीचर्स देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ना प्लॉइडी लेवल आपको याद रखना होता है। देखो, वो मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ। देखो, जो तुम्हारा क्या होता है, अगर बात करें G1 फेज की, तो G1 फेज में आपका अगर नंबर ऑफ सेल्स 2n है और जो आपका डीएनए का कंटेंट है वो आपका 2C होगा। ठीक है, क्या है आपका, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था इसको हमें, तो एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि लिखने में आसानी रहे। तो देखो, अगर बात करें G1 की, G1 में जो आपका नंबर ऑफ जो आपके सेल्स हैं वो आपके 2n होंगे। अगर बात करें डीएनए कंटेंट की, वो आपका 2C होगा। फिर है आपका S फेज। S फेज में क्या होता है, आपका सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका नंबर होगा n, आपका 2n ही रहेगा, बट जो आपका डीएनए का कंटेंट है वो यहाँ पे 4C हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फेज आता है आपका यहीं पे G2 फेज। अब G2 फेज में n आपका सेम 2n रहेगा, और जो आपका डीएनए कंटेंट है वो आपका 4C ही रहेगा। ठीक है, अब आता है आपका मेजर और जो इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ देखो भाई, जो आपका सेल M फेज में एंटर करेगा उसका n 2n था, कंटेंट 4C था। ठीक है, एंटर करते टाइम n कितना था, 2n था, कंटेंट आपका 4C था। बट जब आपका सेल माइटोसिस से एग्जिट करेगा, यानी कि जब आपका माइटोसिस कंप्लीट होने वाला होगा एनाफेज के बाद, यानी कि आपका, ठीक है, कहाँ पे आपका एनाफेज के बाद जो आपका जो आपकी सेल साइकिल का पार्ट होगा उसमें आपका n आपका 2n रहेगा, और जो आपका डीएनए कंटेंट अब तक क्या था, 4C था, वो यहाँ पे 2C हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है
कि जो तुम्हारा डीएनए कंटेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, वो एना फेज के बाद आपके एम फेज में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड वाई देखो, ये क्वेश्चन ना कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये एन और सी की वैल्यूज़ आपकी सेल साइकिल में, कि आपकी सेल साइकिल के किस फेज में आपका एन और सी की क्या वैल्यू होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब इसको दोबारा से थोड़ा सा छोटा नॉर्मल करते हैं एंड अपने हर फेज के अलग अलग जो फीचर्स हैं उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। जस्ट ए सेकेंड, तो शुरू करते हैं वही, जस्ट ए सेकेंड। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्या, एस फेज। एस फेज से हम शुरू करेंगे आपका। तो एस फेज में आपका क्या होता है, एस फेज को हम बोलते हैं आपका, एक सेकेंड भाई, एस फेज से पहले हम जी वन फेज से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जो तुम्हारा क्या है जी वन फेज है, जी वन फेज को देखो अच्छे से। पहले जी वन फेज में आपका क्या क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा आपका जी वन फेज में। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका सेल जो होगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। सेल क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, देन उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा आपका, प्रोटीन इंक्रीज एक तरह से लिख सकते हैं। आरएनए का भी सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स होंगे ये आपके जीवन फेज में होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एटीपी प्रोडक्शन होगा, आपका जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। फिर आ जाता है आपका एस फेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज। तो आपके एस फेज में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हमें बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से क्लियरली याद रखनी है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर एस फेज की हम बात करें तो भाई सबसे पहले क्या होगा, आपका सिंथेसिस किसका होगा, डीएनए का होगा। और किस चीज़ का सिंथेसिस होगा, आपका हिस्टोन्स का सिंथेसिस होगा। ठीक है, आपका सेंट्रियोल्स का सिंथेसिस होगा। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड का, इन चीज़ों का जो सिंथेसिस होगा वो आपका एस फेज में होगा। जो आपका बोलते हैं ना डीएनए कंटेंट डबल होता है, वो आपका डीएनए सिंथेसिस आपका एस फेज में ही होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्या, G2 फेज। अगर G2 फेज की हम बात करें तो G2 फेज में क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों का सिंथेसिस होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो G2 फेज में आपका नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होंगे उनका सिंथेसिस होगा। किसका, नॉन हिस्टोन्स का। उसी के साथ साथ आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। देन आपका जस्ट ए सेकेंड भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और यहाँ पे आपका एटीपी का सिंथेसिस होगा। प्लस आपका जो आपकी ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है या बाकी ऑर्गेनेलीज है, उनका जो सिंथेसिस होता है वो आपका G2 फेज में होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे साथ में आपका आरएनए का भी सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की वो क्या, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया या उसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनेलीज है उनका सिंथेसिस आपका G2 में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेलीज, तो ये यहाँ पे वही थोड़ा सा क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। जो ऑर्गेनेलीज का सिंथेसिस है जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उनका सिंथेसिस किस में होता है, आपका G2 फेज में। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी जो आपका एम फेज है, एम फेज में क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या आपके इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, सारी स्टेजेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो भी इवेंट है सारे डिटेल में हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, फिर है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और फिर उसके बाद है आपकी क्या, जीनोट स्टेज। देखो भाई, जो तुम्हारी जीनोट स्टेज है इसको हम बोलते हैं आपकी क्या, क्वेसेंट स्टेज। क्वेसेंट स्टेज इसको हम बोलते हैं। अब इस क्वेसेंट स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है वो देखो। जो आपका सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। क्या होगा, सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव।
सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट डू नॉट ग्रो, बट वो ग्रो नहीं करेगा, ना ग्रो करेगा ना डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। एंड यहीं पे एक छोटे सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें यूजुअली कंफ्यूजन भी होता है। अगर आपके किसी सेल को जी नोट स्टेज में एंटर करना है तो वो किस स्टेज के बाद एंटर करता है? आपका सेल G1 स्टेज के बाद आपका जी नोट स्टेज में एंटर कर सकता है, ठीक है। सेल साइकिल के हिसाब से ये मत सोचना कि M फेज के बाद आपका जी नोट फेज में एंटर करेगा, नहीं। आपका सेल G1 फेज के बाद आपके जी नोट स्टेज में एंटर कर सकता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ आपकी। सेल पोज इन G1 phase or withdraws from cell cycle or withdraws from cell cycle before DNA replication, before DNA replication, and enters a resting stage, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी जी नोट फेज, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट कॉल्ड जी नोट। आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी, ठीक है भाई। तो इसी के साथ अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो यहाँ देखो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा साथ की साथ जो कि आपको याद रखनी है। बेसिक सेल साइकिल की इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी, स्टेजेस के बारे में, फेजेस के बारे में। अब यहाँ पे सवाल आते हैं कुछ छोटे छोटे जो कि आपको याद होने चाहिए। तो जस्ट ए सेकेंड, एक यहाँ पे हम ब्रैकेट टाइप में ऐड करते हैं ताकि आप लोगों को अलग से ये चीज़ें यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज, अगर बात करें लॉन्गेस्ट फेज की, तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा आपका? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है आपका G1, ठीक है। देन अगर बात करें आपकी किसकी, शॉर्टेस्ट फेज की, शॉर्टेस्ट फेज की हम बात करें तो आपका जो शॉर्टेस्ट फेज होता है वो है आपका M फेज। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना वो है आपका लॉन्गेस्ट स्टेज का। फेज और स्टेज भाई अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट स्टेज आपसे पूछी जाए तो आपकी लॉन्गेस्ट स्टेज होती है आपकी क्या, प्रोफेज, ठीक है। देन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्टेस्ट स्टेज, अगर आपसे पूछी जाए तो जो आपकी शॉर्टेस्ट स्टेज है वो है आपकी एनाफेज। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मे बी हम इसको छोटा कर सकते हैं, चलो ये बढ़िया फीचर है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, जो आपके माइटोसिस और मियोसिस है ये दोनों इवेंट्स आपके सिर्फ यूकारियोट्स में टेक प्लेस करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस occurs only in यूकारियोट्स, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती, सिंपल होती हैं, इतनी ज़्यादा सिंपल और कॉमन होती कि इन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, बट जब क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें हम थोड़े से फंस जाते हैं, भले ही हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज हो, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स अगर एक बार हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो हमें वो याद रह जाते हैं। एंड यहीं पे एक दो चीज़ें और हैं जो आपसे पूछ ली जा सकती है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, वैसे ही आपको पता भी होगा जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है ये होता है आपका न्यूक्लियस में, ठीक है। एंड अगर बात की जाए आपके सेंट्रियोल डुप्लीकेशन की, किस चीज़ की, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, तो आपका जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में,
आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। एंड एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने की है, अगर आपका सेल एक बार ऐसे फेज में एंटर कर जाता है तो वो आपका मतलब उस सेल साइकिल को रोक नहीं सकता, ठीक है। मतलब उसमें फिर आपका माइटोसिस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख लेते हैं हम यहीं पे। देखो जो ये एक्स एडिशनल जो पॉइंट से बता रहा हूँ ना, ये मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जैसे ये बताया या फिर ये बताया, ये सारे PYQ से मैंने निकालने एक्सट्रैक्ट किए हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। तो देखो भाई क्या है, सेल वुड नॉर्मली proceed to mitosis once it has entered the S phase, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहेगा। एंड ऐसा ही एक और पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, द क्रोमोसोम्स आर इनएक्टिव कंडेंस्ड एंड नॉट ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA ड्यूरिंग, किस फेज में हो सकता है ऐसा, M फेज। द chromosomes are inactive condensed and not transcribed into mRNA during M phase, ठीक है। तो भाई जितनी ये चीज़ें अब तक मैंने बताई हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी एंड साथ ही साथ याद भी हो गई होंगी। तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। उससे पहले यहीं पे ना माइटोटिक डिवीजन के बारे में एक छोटी सी चीज़ है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, वो आपको याद रखनी है। माइटोटिक डिवीजन, देखो भाई अगर माइटोटिक डिवीजन की बात की जाए आपके किसके केस में, एनिमल्स के केस में हम बात करें, ठीक है। किसके केस में, एनिमल्स के केस में। तो एनिमल्स में जो माइटोटिक डिवीजन है वो सिर्फ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में होती है। कहाँ होती है आपकी, एक एनिमल्स के केस में हो सकती है, दूसरी केस हो सकता है आपका प्लांट्स का, ठीक है। द फर्स्ट वन इट कैन बी एनिमल्स, सेकेंड इज योर प्लांट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोटिक डिवीजन। तो देखो जो एनिमल्स के केस में है, जो आपकी माइटोटिक डिवीजन होगी वो सिर्फ होगी आपकी डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए आपके प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स में जो माइटोटिक डिवीजन है वो आपकी हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है और आपके डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है। किस में, हैप्लॉइड सेल्स में भी होगी और आपके डिप्लॉइड में भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में हो सकती है डिप्लॉइड सेल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन भाई जितनी भी दी गई है साथ ही साथ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका एम फेज से, ठीक है। देखो जीवन में क्या होता है वो चीज़ हम देख चुके हैं, एस के बारे में बता दिया वैसे, बट आगे देखेंगे। फिर आपका G2 है, ठीक है। एंड आपका जो एम फेज है, एम फेज में आपकी क्या क्या चीज़ें होती है, अब इन चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एम फेज में, माइटोटिक फेज में आपका क्या क्या होता है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज। तो इन सारी स्टेजेस को हम डिटेल में अब देखने वाले। तो शुरू करते हैं आपका एम फेज के बारे में। एम फेज, देखो भाई जो आपका एम फेज होता है, एम फेज को हम बोलते हैं आपका मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने की है कि जो आपकी स्टेजेस होती है उनके बीच में क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है कि ये आपकी सिर्फ प्रोफेज है या ये सिर्फ आपकी मेटाफेज है। यहाँ पे कुछ आपकी ओवरलैपिंग और कॉन्टिन्यूस चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब हर स्टेज में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनके बेस पे हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये स्टेज ये है, ठीक है। तो एम फेज में आता है आपका क्या क्या आता है, वैसे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं बट एक बार दोबारा लिख लेते हैं। प्रोफेज हमें अच्छे से देखना है, ठीक है।
देन आपका मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में है आपका टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, आपका टीलोफेज। तो देखो भाई, इन चारों की चारों चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अच्छे से डिफरेंशिएट करके लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेज को थोड़ा सा अच्छे से एक बार डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल सा डिवाइड हो गया बिल्कुल। देन नेक्स्ट है ये, यहाँ से शुरू करते हैं। एक सेकंड भाई, शायद थोड़ा सा अनइक्वल डिवाइड हो गया यहाँ से, तो कोई नहीं, लेट्स सी। एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा सही डिवाइड हो गया। ठीक है, कोई नहीं, इसको मूव कर लेते हैं मड़का सा। ठीक है, अब ठीक ठाक डिवाइड हो गया। तो देखो, शुरू करते हैं। अच्छे से कंपैरेटिवली हम चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले है आपका क्या, दिस इज योर प्रोफेज, देन है आपका मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में है आपका टीलोफेज। तो इन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, मतलब क्या क्या अलग अलग इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, सारी स्टेजेस को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखो भाई, जो आपका प्रोफेज होता है वहाँ पे मतलब आपकी सेल में किस तरह की कंडीशन दिखाई देती। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे आपकी अर्ली प्रोफेज के लिए। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा इसको ना हम ऐसा करते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हों यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रोफेज पे। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे आपकी अर्ली प्रोफेज में क्या होता है आपका। ठीक है, पहले अर्ली वाली कंडीशन की अरेंजमेंट देखेंगे, फिर आपकी लेट प्रोफेज में क्या होता है आपका वो देखते हैं। देखो, अगर अर्ली प्रोफेज की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से आपका जो सेल है दिखाई देता है। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, इस तरह से आपका पूरे सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या हो गया भाई इसमें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरह से बिखरा हुआ होता है आपके सेल के अंदर। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको शेप देखने को नहीं मिलती है। वही अगर हम बात करें आपकी लेट प्रोफेज में, तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका क्रोमेटिन है, वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू कोइलिंग एंड फोल्डिंग एंड गेट कंडेंस्ड इनटू डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर देते हैं, आपके क्रोमोसोम्स फॉर्म कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपके इस तरह से क्रोमोसोम्स आपके सेल में फॉर्म हो जाते हैं आपके लेट प्रोफेज में। ठीक है, आई होप इतना डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है और लेट में क्या होता है। अब यहीं पे देखो, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको प्रोफेज के याद रखने, सबसे पहले ये मैं सिर्फ आपको लिमिटेड, जो बिल्कुल क्रक्स पॉइंट आपको याद रखने वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। एक तो जो तुम्हारा प्रोफेज है, इसमें क्या होगा, आपका जो सेल है उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। ये चीज़ें यहाँ बता देता हूँ मैं, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल डिक्रीज। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा भाई टाइम लग रहा है, जस्ट ए सेकेंड, क्योंकि बार बार पेज को एडजस्ट करना पड़ रहा है। कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं इसको। तो देखते हैं इसको। तो प्रोफेज में क्या होता है आपका, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल डिक्रीज।
मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें आपके मेटाफेज में जो मेजर इवेंट होता है वो क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाते हैं आपका इक्वेटर प्लेट पे। क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वाटोरियल प्लेट पे आपके क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, आपके जो सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। अगर सेल बायोलॉजी का आपने जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर देखा होगा, वह मैंने आपको सेंट्रोमियर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी, ठीक है। तो एनाफेज में आपके क्या होते हैं, सेंट्रोमियर आपके स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो मेजर या जो बिल्कुल इंडिकेटिंग पॉइंट होते हैं ना, जिससे आपकी स्टेज का पता चलता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं आपके। टीलोफेज में आपका क्या होता है, आपका इस स्टेज को बोलते हैं आपका अपोजिट ऑफ प्रोफेज। यानी कि प्रोफेज में जो जो चीज़ें आपकी गायब हुई थी, आपका न्यूक्लियर एनवलप वगैरह या बाकी चीज़ें जो डिस्क इंटीग्रेट हुई थी, टूटी थी, वो सारी यहाँ पे दोबारा फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो टीलोफेज को बोलते हैं आपका अपोजिट ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं भाई, अब यहाँ पे आपके 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो भी आपको याद रखने। सबसे पहले अगर प्रोफेज में आपको याद रखना वो है क्या, आपका जो आपका क्रोमेटिन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंस होना यानी कि पहले तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसी तरह से बिखरा हुआ था पूरे सेल में, अब वो कंडेंस होकर कुछ क्रोमोसोम्स, आपके क्रोमोसोम्स के प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। भाई देखो, जितनी भी यहाँ पे पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा, हर स्टेज के पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन इज सीन इन विच स्टेज। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होगा, आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो आपके क्रोमोसोम, जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल पहले उलझा हुआ होता था एक दूसरे के साथ, अब वो अनटेंगल्ड होना शुरू हो जाता है, यानी कि सुलझना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स अनटेंगल्ड, क्रोमोसोम्स अनटेंगल्ड, ठीक है। देन उसके बाद जो आपके सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स। और सेंट्रियोल आपके बने किस टाइम पे थे, सेंट्रियोल आपके फॉर्म हुए थे एस फेज के टाइम पे, जो कि आपको याद रखना है, शुरू में ही मैं बता चुका हूँ। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें होंगी, जो आपका न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन। और प्रोफेज के एंड पे अगर आप अपने सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हो, इसके टाइम पे एट द एंड ऑफ प्रोफेज इफ यू ऑब्जर्व योर सेल अंडर माइक्रोस्कोप देन देर विल बी नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं आपका एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एट द एंड ऑफ प्रोफेज there is cell doesn't show cell does not show Golgi, ER, आपका न्यूक्लियोलस एंड आपका न्यूक्लियर एनवलप, एंड भाई यहीं पे एक छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई, समाउ आई हैव फॉरगेट टू मेंशन, कोई नहीं अब बता देता हूँ। इंटरफेज के बारे में मैंने आपको बोला था, तो इंटरफेज क्या होता है, आपके 2 एमफेज के बीच में जो आपका जितना भी पार्ट आता है, जो फेज आता है, उसको हम बोलते हैं आपका इंटरफेज, ठीक है। यानी कि आपका एक सेल से डिवाइड होकर आपके 2 सेल बनते हैं, यानी कि
एक दो एम फेज के बीच में जितना भी आपका पार्ट आएगा वो सारा इंटरफेज में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एम फेज है। अगर हम बात करें आपका यहाँ से लेके जितना भी ये आपका पार्ट है एम फेज तक, ये सारा का सारा ये क्या आपका, इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसकी हम बात कर रहे हैं भाई आपकी सेल साइकिल में, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इंटरफेज। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो इंटरफेज के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी देता हूं। तो इंटरफेज क्या है, द पोर्शन ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू सेल डिविजन्स, पोर्शन ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू डिविजन्स, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरफेज। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इंटरफेज के टाइम पे ही आपका जो सेल है वो अपने आप को तैयार करता है। जितने भी प्रोटीन्स की, कंपोनेंट्स की, एटीपी की ज़रूरत होती है वो सारा जो सिंथेसिस होता है वो आपका इंटरफेज के टाइम पे ही होता है, ठीक है। और जो आपका क्रोमोसोम होता है लीस्ट कंडेंस्ड होता है आपका इंटरफेज के टाइम पे। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिख लेते हैं एक जगह पे, यहाँ स्पेस है कोई नहीं, यही मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड, क्रोमोसोम इज लीस्ट कोइल्ड, इज लीस्ट कोइल्ड ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा सुलझा हुआ आपका जो क्रोमोसोम होता है वो इंटरफेज के टाइम होता है, क्योंकि उसको ट्रांसक्रिप्शन भी करना है, आपका रेप्लिकेशन भी करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करनी है, जिसके लिए आपका जो आपका क्रोमोसोम है बिल्कुल जो जेनेटिक मटेरियल एक सुलझी हुई कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी और इंटरफेज आपको समझ आ गया होगा। अब कहाँ पहुँच गए थे भाई हम, जस्ट ए सेकेंड। अब आ गए हम मेटाफेज पे। तो मेटाफेज के टाइम पे देखो भाई क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो एक प्रॉपर शेप में आ चुके थे। अब तक वो आपके सेल में रैंडमली कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते थे, बट मेटाफेज में क्या होगा, वो आपके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सारे के सारे आपके मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको भाई ब्लैक कलर से बनाते हैं, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो देखो क्या होंगे आपके जो, थोड़ा सा ठीक ठाक हमने साइज़ बनाया इसका। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह से आपके क्रोमोसोम हैं, ठीक है। ये कहाँ अरेंज हो गए हैं आपके, ये अरेंज हो गए हैं आपके मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। ये है आपकी इस तरह से आपकी क्या है, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। यहाँ पे आपके ये इस तरह से सेंट्रियोल्स हैं, एंड ये आपको दिखाई दे रही होंगी आपकी क्या है, एस्ट्रल रेज। दीज आर योर, यहीं पे बता देते हैं भाई, एस्ट्रल रेज हैं ये आपकी, ठीक है। एंड ये इस तरह से आपके कनेक्टेड होते हैं। आई होप अब तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो मेटाफेज में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। यही वो स्टेज है जिसमें आपके क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है। बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी,
लो जी समझ जाना मोर्फोलॉजी से, ठीक है, एल तक लिखा गया, ओ जी वाई का स्पेस नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर, जो आपके क्रोमोजोम्स है वो कहाँ अरेंज हो गए हैं, क्रोमोजोम्स गेट अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट या आपकी इक्वाटोरियल प्लेट। क्रोमोजोम्स गेट अरेंज्ड एट मेटाफेजिक या आपकी इक्वाटोरियल प्लेट। एंड इसके अलावा एक जो मेजर इवेंट होता है वो क्या है आपका, जो आपकी क्या है, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम की काइनेटोकोर्स के साथ। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आ जाती है आपकी जो स्टेज, वो है आपकी क्या, एनाफेज। तो एनाफेज में देखो भैया आपका क्या क्या होता है। तो एनाफेज की कंडीशन को हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। आपके क्रोमोसोम्स की किस तरह की अरेंजमेंट होती है एक बार वो देख लेते हैं, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अरे भाई रेज क्यों हो रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई इट्स कीप इरेजिंग इटसेल्फ। ठीक है, आई होप डायग्राम आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। अरे यार कोई नहीं, हो गया अब तो एक बार डायग्राम बना के और फिर आपके मेजर इवेंट्स को देखते हैं क्या क्या यहाँ एनाफेज में होता है। वैसे आपको इतना याद ही होगा कि एनाफेज है वो आपका शॉर्टेस्ट स्टेज होती है आपकी, ठीक है। फिर से इरेज हो गया, हद है भाई हद है। तो ये कंडीशन होती है आपकी एनाफेज में। एनाफेज के बारे में आपको क्या क्या पता है, एक तो वो लिखते हैं सबसे, ये है आपकी शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। देखो जो आपके क्रोमोसोम्स थे उनमें आपकी क्या थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स थी। वो जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट क्या आपका, सिस्टर सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, शॉर्ट में लिखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो यही थे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखो, जो मेटाफेज के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, ये आपकी बेस्ट स्टेज है टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। एक सेकेंड, इट इज़ बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, ये था आपका मेटाफेज के लिए। यहीं पे आपको एनाफेज के केस में क्या याद रखना है, जो आपकी क्रोमोसोम्स की डिफरेंट शेप्स होती है, जैसे वी शेप, जे शेप, एल शेप या आई शेप, वो जो शेप्स होती हैं वो आपकी एनाफेज के टाइम पे ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स
of chromosomes, different shapes of chromosomes like V, J, L and I can be observed. तो याद रखना है, अगर कोई क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की स्टडी की बात करें तो वो आपका मेटाफेज है, और अगर कोई शेप्स की बात करे तो वो आपका एनाफेज में ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनाफेज। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका टीलोफेज की तरफ। देखो टीलोफेज को हम क्या बोलते हैं, आपका रिवर्स ऑफ आपका प्रोफेज। तो टीलोफेज में एक बार देखते हैं आपकी किस तरह की आपके सेल में अरेंजमेंट होती है। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पोल्स की तरफ वो मूव कर चुका है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई देगी। ये आपके सेंट्रियोल्स हैं, ये कुछ आपका जेनेटिक मटेरियल आपका इस तरफ होगा, कुछ आपका यहाँ पे इस तरफ होगा। एंड जो आपका सेल है, सेल में क्या होगी, इस तरह से यहाँ पे आपकी डिविजन्स आपका मतलब शुरू होने के जो साइंस है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। फ्यूचर में जो आपका साइटोकाइनेसिस के टाइम पे आपका सेल इस तरह से यही से डिवाइड होता है। ठीक है, एंड डिवाइड करके अल्टीमेटली यहाँ पे आपके 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो टीलोफेज के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपकी गायब हुई थी, जैसे कि आपका न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, न्यूक्लियोलस, वो सारे आपके रिफॉर्म हो जाएंगे। क्या क्या, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्गी, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आपकी और क्या और हो सकते हैं, आपकी जो भी आपकी ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं, जैसे कि आपकी गोल्गी होगी, ईआर हो गया, आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये आपके हो जाएंगे रिफॉर्म। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब लास्ट में आ जाता है क्या, आपका साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में देखते हैं क्या होता है आपका। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में होगी आपकी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे आपके पास 2 सेल, एक सेल आपका ये और एक सेल आपका ये। ठीक है, जिसमें आपका इस तरह से जेनेटिक मटेरियल भी होगा, दोनों के पास अपना अपना। तो इस तरह से आपका एम फेज में डिफरेंट आपके जो स्टेजेस हैं वो टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो एम फेज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं बेसिक। लास्ट स्टेप ऑफ एम फेज, लास्ट स्टेप ऑफ एम फेज। ठीक है, अब देखो भाई, जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस के बारे में एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ। साइटोकाइनेसिस, आपका जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट्स में अलग होता है और एनिमल्स में थोड़ा सा अलग होता है। तो वो अलग किस तरह से होता है वो आपको याद रखना है। देखो किसके केस में, आपके एक तो एनिमल्स का केस हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका प्लांट्स का केस। आपका जो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, यानी कि जो आपकी सेल की डिवीजन होगी वो अंदर की तरफ होगी। और प्लांट्स में होता है आपका साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। देखो कुछ इस तरह से, थोड़ा सा आपको इस सिंपल से डायग्राम से शायद क्लियर हो जाए। सेंट्रीपिटल में टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल में होती है आपकी कंडीशन कैसी, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या पता आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए, प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड यहीं पे एक चीज़ और याद रखना, जो एनिमल्स में आपकी साइटोकाइनेसिस होता है
उसमें क्या होता है, आपके एस्ट्रल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। ठीक है, वही आपकी अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपके नो एस्ट्रल फाइबर्स, कोई भी आपके एस्ट्रल फाइबर्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ तक हमारा माइटोसिस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं आपका मियोसिस पे। तो मियोसिस के बारे में ऑलरेडी मैं एक दो चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन है। एंड यहीं पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका टर्म है माइटोसिस, ये आपका दिया था किसने? इट वॉज गिवन बाय वोल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, तो आपका टर्म माइटोसिस दिया था वोल्टर फ्लेमिंग ने। वहीं पे अगर बात की जाए आपके मियोसिस की, तो मियोसिस जो टर्म है वो दी थी आपकी फार्मर एंड मूरे। तो देखो, ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए। माइटोसिस किसने दिया? वोल्टर एंड फ्लेमिंग ने। और मियोसिस आपका किसने दिया? फार्मर एंड मूरे ने। जो आपका मियोसिस है, मियोसिस इंश्योर करता है आपका कि लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आएगा। मियोसिस इंश्योर्स हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल। ठीक है, एंड जो आपकी फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन आपका दोबारा से डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करती है। एंड फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स डिप्लॉइड फेज। ठीक है, दो एप्लॉइड गैमेट मिलके आपका डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको साथ के साथ याद रखनी है। अच्छा, अगर मियोसिस की हम बात करें तो मियोसिस आपका एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मियोसिस 1 में आपका प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। इनकी बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, और टीलोफेज में क्या होता है। बट मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है उसमें फर्दर आपकी सब स्टेजेस हैं, जैसे कि आपकी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इन पर्टिकुलर स्टेजेस में क्या इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज हम जस्ट देख के आए हैं, बट जो ये सब स्टेजेस है ये हमें नहीं पता है। तो इनके जो चेंजेस है वो हमें एग्जैक्टली याद करने, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो यहीं पे अब मैं आपको मियोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ मियोसिस, उसके बाद स्टेजेस और सब स्टेजेस को देखेंगे। फीचर्स ऑफ मियोसिस। तो देखो, फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट फीचर क्या है? देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि मियोसिस के टाइम पे आपकी न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन 2 बार होगी, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट ऑकर ओनली वंस। क्या चीज़? न्यूक्लियर डिवीजन और आपकी क्या? सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन होगी आपकी 2 बार। ठीक है, वही अगर बात की जाए आपकी किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन इट ऑकर ओनली वंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्या चीज़? न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन होगी 2 बार, डीएनए रेप्लिकेशन होगा आपका सिर्फ 1 बार। और आपके मियोसिस के एंड में फॉर्म होंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, क्या चीज़? 4 हैप्लॉइड cells are formed at the end of meiosis। एंड यहीं पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको याद रखनी। देखो, समझने के लिए ध्यान से समझना। मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक है,
तो ये आपका सेंट्रोमियर मान लीजिए। तो आपका जो क्रोमोसोम होता है उसमें ये पूरा क्रोमोसोम है एक, ये जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, ये हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। जो एक क्रोमोसोम बिल्कुल इस क्रोमोसोम जैसा ही होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनको, इन दोनों को हम बोलते हैं आपका क्या, होमोलोगस, इसे बोलेंगे हम आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं कि आपका जो मियोसिस 1 होता है, क्या होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 1 में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए आपकी मियोसिस 2 में, मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 में आपके सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। तो ये एक है तो छोटी सी चीज़, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी हो एंड चांसेस है कि कुछ को ना भी याद हो ये चीज़। तो ये आपको याद रखना है कि मियोसिस 1 में क्या होता है, क्या चीज़ सेपरेट होंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और मियोसिस 2 में क्या सेपरेट होंगे, आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मूव करते हैं आपकी स्टेजेस पे। तो देखो वैसे तो मियोसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बट एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी और कोई डाउट नहीं रहेगा। मियोसिस में हमने क्या देखा था, एक होता है मियोसिस 1, एक है मियोसिस 1 और एक है आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 क्या था आपका, मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है, ठीक है, सिमिलर होता है। अब यहाँ देखो जो तुम्हारा मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2 है। तो सबसे पहले देखो मियोसिस 1 में क्या होगा आपका, यहाँ होगा आपका प्रोफेज 1, ठीक है। और जो आपका ये प्रोफेज 1 होता है, देखो मियोसिस 1 में क्या आपकी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो आपका प्रोफेज है मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 है, इसमें आपकी फर्दर 5 सब फेजेज हैं। और वो सब फेजेज क्या क्या है आपका, क्या ट्रिक हमने याद की थी, लेडीज हुई प्लीज डू डांस, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन। कई बार ना डायरेक्ट ये सीक्वेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, इस तरह से। तो ये सीक्वेंस भी एज इट इज़ याद रखना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, देन आपका डिप्लोटीन, एंड फाइनली आपका डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो ये हैं आपकी सब स्टेजेस, ठीक है। तो प्रोफेज 1 हो गया, देन आपका मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, देन आपका टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। फिर उसके बाद आता है आपका देखो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो ये आपका पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आपका इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बट बार बार इसलिए बताई जा रही ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट हो जाए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 में सेम चीज़ें, प्रोफेज 2, ठीक है, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एंड फाइनली आपका टीलोफेज 2, ठीक है। तो अब हमारा जो मेजर फोकस रहेगा, जिस चीज़ पे हमें अपना फोकस रखना है, वो है आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन और आपका डाइकाइन, मतलब ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन और डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इनमें क्या क्या आपके इवेंट्स होते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बिठा के रखने, ठीक है। पहले तो एक बार मैं इन सारी स्टेजेस के शॉर्ट में आपको चीज़ें बताऊंगा,
ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में भी हम देख लेंगे इनको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज आपका है, जस्ट ए सेकेंड, सबसे पहले है आपका लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में आपको क्या याद रखना है, जो बिल्कुल एज इट इज़, ये अगर तुमने चीज़ें याद कर ली तो तुम्हें कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। लेप्टोटीन में याद रखना है आपका कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या होगा आपका कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि आपके जो क्रोमोसोम्स है एक तरह से वो कंडेंस होना शुरू होंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। सॉरी भाई स्पेलिंग गलत होगी, क्रोमोसोम्स, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेप्टोटीन को डिटेल में भी हम देखेंगे, बट एक बार शॉर्ट में जो की फीचर्स हैं वो याद कर लो साथ ही साथ। देन है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपको याद रखना है आपका, एक तो यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। देन आपका यहाँ पे साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्लस आपके यहाँ पे बाइवेलेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, बाइवेलेंट्स। अगर तुमने ये चीज़ एज इट इज़ याद कर ली तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका पैचुटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचुटीन। पैचुटीन में क्या होता है वो देखो, पैचुटीन में आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं और आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर प्लस आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, इसके बाद है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में होता है आपका, डी से याद रखना, डी से डिप्लोटीन और डी से आपका डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जो कि साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में और डिसोल्व हो जाता है आपका डिप्लोटीन में। तो डी से डिप्लोटीन, डी से डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। प्लस यहाँ पे जो एक और चीज़ होती है वो है आपका काइज्मा फॉर्मेशन, काइज्मा। ठीक है, देखो यूजुअली मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पता नहीं होगा, बट कन्फ्यूजन होता है जैसे साइनेप्सिस और काइज्मा। तो क्लियर कट डिफरेंस याद रखना, जो जाइगोटीन में होगा वो आपका साइनेप्सिस होगा और जो डिप्लोटीन में फॉर्म होगा वो आपका काइज्मा फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आ जाती है आपकी वो है डाईकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में क्या होता है आपका जो काइज्मा फॉर्म हुआ है डिप्लोटीन में वो आपका खत्म हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारी लेप्टोटीन और जो जाइगोटीन है ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टेजेस हैं। क्या हैं, दीज आर रिलेटिवली शॉर्ट स्टेजेस, रिलेटिवली शॉर्ट स्टेजेस हैं ये दोनों आपकी। ठीक है, और जो आपका डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इट कैन इवन बी एक्सटेंडेड टू ईयर्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं कैन लास्ट फॉर मंथ्स या ईयर्स। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होंगी। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी क्या, लेप्टोटीन। तो देखो जो आपकी लेप्टोटीन है इसको हम बोलते हैं आपकी बूके स्टेज। ठीक है, इसमें जो आपकी अरेंजमेंट दिखाई देती है वो बुके लाइक अरेंजमेंट होती है।
ठीक है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लेप्टोटीन स्टेज है उसमें जो आपके क्रोमोसोम्स है वो शो करते हैं आपकी बीड लाइक थिकनिंग्स, जिनको हम क्रोमोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स shows bead like thicknings called chromomeres, ठीक है। आई होप ये इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। और इसमें और क्या क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो पहले विजिबल नहीं होते, अब धीरे धीरे उनकी शेप है वो अच्छे से बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये मेजर जो चेंजेस थे वो आपके लेप्टोटीन में होते हैं। देन नेक्स्ट इज योर जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में आपका साइनेप्सिस होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बाइवेलेंट्स आपके फॉर्म होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो एक तो बच्चों को यहाँ डाउट रहता है साइनेप्सिस में, तो साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्सिस देख लेते हैं। साइनेप्सिस होता है आपका जो क्या होते हैं आपके जो प्रोसेस है आपका अटैचमेंट का होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे के साथ, उसी को हम बोलते हैं आपका साइनेप्सिस। प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आपका साइनेप्सिस। और जो आपके क्रोमोसोम्स के पेयर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आपका क्या, बाइवेलेंस। तो बाइवेलेंस भी देख लेते हैं क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। जो दो क्रोमोसोम्स का एक पेयर बनता है उसको हम बोलते हैं आपका बाइवेलेंट। क्रोमोसोम पेयर इज योर बाइवेलेंट, ठीक है। देन उसके बाद आपका पैचिटीन। पैचिटीन में आपका ऑलरेडी आपको पता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपकी क्या है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटीन। कंप्लीशन ऑफ recombination by the end of पैचिटीन, ठीक है। पैचिटीन के एंड तक आपका जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ आपके रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड पैचिटीन ही वो स्टेज है जब आपके क्रोमोसोम्स की जो एंटायर लेंथ है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। ये और याद रखना कि आपकी जो क्रोमोसोम की पूरी लेंथ है पैचिटीन के टाइम पे आपके दूसरे क्रोमोसोम के साथ आपकी अटैच होती है। अब इसके बाद आ जाता है आपका क्या, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है, डी से डिप्लोटीन, डी से डिसोल्यूशन, एंड आपके काइज्मा फॉर्मेशन होता है। वहीं पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपके लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं वो डीकंडेंस्ड डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स ही होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आपको अच्छे से बताए थे, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। तो याद रखना आपको, लैम्प ब्रश chromosomes are decondensed diplotin chromosomes, और जो आपकी डिप्लोटीन स्टेज है ये एक ऐसी स्टेज है जो कि सस्पेंड कर सकती है, ये आपकी मंथ्स से लेके ईयर्स तक कंटिन्यू हो सकती है, चल सकती है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद आ जाता है आपका डाइकाइनेसिस या डाइकाइनेसिस, जो भी आप लोग बोलो इसको। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो आपके बाइवेलेंट्स वो टोटली सेपरेट हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपीयर हो जाती है। क्या होता है,
bivalence totally separates, bivalence totally separates and nuclear membrane disappears, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट तक गायब हो जाती है। एंड उसके अलावा क्या होता है, आपका जो काइज्मा फॉर्म हुए थे आपके डिप्लोटीन में, वो उनका भी मतलब टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। तो एक बार मियोसिस वन की जो स्टेजेस है ना, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, अच्छे से विजुलाइज करके चीज़ों को समझेंगे भाई, डाउट ना रहे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी किसकी, प्रोफेज वाली कंडीशन में। मान लीजिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ये है, ठीक है, और दूसरा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर आपका ये रहा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर प्रोफेज वन। क्या है ये आपका, ये है प्रोफेज वन। प्रोफेज के बाद आएगा आपका क्या, मेटाफेज। तो मेटाफेज में ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ आपकी जो मेटाफेजिक प्लेट होगी उस पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाफेज। देन इसके बाद आ जाता है आपका एनाफेज। तो एनाफेज में आपका क्या होगा, एनाफेज वन, यानी कि मियोसिस वन का जो एनाफेज है उसमें क्या होगा, जो आपके क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आप लोगों के पास आ जाएगी। जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो चुके हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं एनाफेज वन में। तो ये हो गया आपका एनाफेज वन। देन इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो है आपकी टीलोफेज वन, टीलोफेज वन। तो टीलोफेज वन में क्या होगा, आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह आपकी गायब हुई थी वो दोबारा से आपके न्यूक्लियोलस वगैरह आपकी मेम्ब्रेन्स वगैरह रीफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डायड ऑफ सेल्स। तो यहाँ कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। तो टीलोफेज वन तक पहुँचते पहुँचते ये आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। टीलोफेज वन में क्या होगा, आपका डायड ऑफ सेल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि आपका जो मियोसिस टू होगा उसमें क्या होने वाला है। मियोसिस टू, तो मियोसिस टू में भी सेम चीज़ें होंगी आपकी, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू। देखो जो चीज़ इस वाले कंडीशन में होगी सेम चीज़ आपकी यहाँ पे होगी। तो दोनों को हम बार बार ड्रॉ करने से बेटर है एक को ही लेके हम समझते हैं और फिर सेम जो रिजल्ट होगा वो बाकी दूसरे के लिए भी कंसिडर करेंगे। तो अब देखो क्या होगा इसमें।
जस्ट ए सेकेंड भाई। एंड फाइनली लास्ट में यहाँ पे आपके 2 सेल बनते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो अब देखो, फर्स्ट कंडीशन है हमारी किसके लिए? द फर्स्ट वन इज योर प्रोफेज 2। देखो जो मियोसिस 2 है वो आपका माइटोसिस जैसा ही होता है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ठीक है, एंड फाइनली है आपका टीलोफेज 2। तो अब देखो क्या कंडीशन होगी। क्या कंडीशन थी हमारी? ये वाली कंडीशन लेते, एज इट इज सेम कंडीशन आपकी यहां होने वाली है, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम आपका, ठीक है, एंड ये हम मान लीजिए आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये कुछ आपके इस तरह से यहाँ अटैच होंगे। अब मेटाफेज में क्या होगा? जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपके मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक, कुछ इस तरह से। एंड ये हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हो गया आपका मेटाफेज 2। फिर एनाफेज में क्या होगा? देखो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, और अब क्या होगा? जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगी। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, कुछ आपकी ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मान लीजिए, देखो ये इस तरह से सेपरेट हुआ, एक सिस्टर क्रोमेटिड उस तरफ गई, एक सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ गई। सेम यहाँ पे होगा, एक उस तरफ जाएगी, एक इस तरफ आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन ये हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और फाइनली अब जो एंड में जो आपके 2 सेल्स होंगे उनमें कुछ इस तरह की आपकी कंडीशन होगी। एक सिस्टर क्रोमेटिड का जो पार्ट होगा आपका एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरे में चला जाएगा, यानी कि दोनों में एक एक आपका चला जाएगा। ये इस तरह से देखो, आपका जो टीलोफेज 1 में जो था, यहाँ इससे आपके क्या फॉर्म हो गए? आपके 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो गए, और 2 ही हैप्लॉइड सेल आपके इस वाले से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल से क्या फॉर्म हो गए? 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गई होंगी कि मियोसिस 1 में क्या हुआ है, मियोसिस 2 में क्या हुआ है। और इसी के साथ हमारा जो इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट था वो ख़त्म हो जाता है। एंड यहीं पे भाई एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है, वो देखो क्या है। कई बार सेल डिवीजन वाले पार्ट में आपका कैंसर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और कैंसर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम देखेंगे। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स कैंसर एक चीज़ और देखते हैं भाई। मियोसिस 1 के बाद आता है क्या? आपका मियोसिस 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मियोसिस 1 देखा, बट हम इंटरकाइनेसिस के थोड़े से फीचर्स एक बार देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? ये एक मेटाबॉलिक स्टेज है बिटवीन टीलोफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2। क्या है आपका? स्टेज बिटवीन, ऐसा करते हैं इसको ऑरेंज से ही लिखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो इंटरकाइनेसिस क्या आपका? मेटाबॉलिक स्टेज बिटवीन टीलोफेज ऑफ मियोसिस 1, टीलोफेज ऑफ meiosis 1 and prophase of meiosis 2, prophase of meiosis 2, ठीक है। देन इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस हो सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ? देर इज नो सिंथेसिस ऑफ डीएनए।
नो सिंथेसिस ऑफ, नो डीएनए सिंथेसिस शॉर्ट में लिखते हैं, नो डीएनए सिंथेसिस। एंड इतने ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको इंटरकाइनेसिस के बारे में याद रखने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका कैंसर के बारे में देखते हैं, क्योंकि देखो जो कैंसर वाला पार्ट है ना वो सेल डिवीजन वाले चैप्टर के साथ ही आपका पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बट आपके पीजीटी लेवल पे क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस होते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं आपकी। जस्ट ए सेकेंड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कैंसर क्या होता है। सिंपल इसको हम डिफाइन कर सकते हैं आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, और सेल डिवीजन भी कौन सी है आपकी, माइटोसिस। जब आपका एक सेल बार बार डिवाइड होता चला जाता है, माइटोसिस शो करता चला जाता है, तो उसकी वजह से आपका कैंसर यहाँ पे फॉर्म होता है। अब जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कैंसर सेल्स। तो देखो भाई, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी चीज़ देखो। एक तो जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमोर्टल होते हैं, यानी कि वो डाई नहीं करते, ग्रो करते चले जाते हैं। दूसरा देखो, मान लीजिए आपका ये एक नॉर्मल सेल है, दूसरा एक नॉर्मल सेल इससे जुड़ा होगा, तीसरा एक नॉर्मल सेल इससे जुड़ा होगा, चौथा। तो जो आपके नॉर्मल सेल्स होंगे, क्या होंगे, आपके जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनमें आपको देखने को क्या मिलेगा, आपका कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के साथ उनका कुछ न कुछ कनेक्शन आपका होता है। बट जब ये आपका इनमें क्या होगा, कार्सिनोजेनेसिस होगा, यानी कि इनमें कैंसर फॉर्म होगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। पहले क्या था, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड थे, इनके पास जो स्पेस था वो लिमिटेड था। अब ये क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, यानी कि इनके पास अनलिमिटेड स्पेस है, जिसकी वजह से ये सेल्स क्या करेंगे, साइज में भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ आपके डिवीजन से करते रहेंगे, एंड दे अल्टीमेटली बिकम कैंसरस सेल्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एंड तीसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, देखो जो आपके कैंसरस सेल्स होते हैं वो शो करते हैं एंजियोजेनेसिस, यानी कि आपका ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है। देखो इनको अच्छी खासी सप्लाई चाहिएगी हर चीज़ की, आपकी न्यूट्रिएंट्स की, खुद की डिवीजन को सपोर्ट करने के लिए। तो इनमें जो ब्लड वेसल्स है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगी, ब्लड वेसल फॉर्मेशन। एंड जो आपके कैंसर सेल्स हैं उनमें देखने को मिलता है आपका वारबर्ग इफेक्ट। क्या, वारबर्ग इफेक्ट। देखो वारबर्ग इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल सेल होता है वो आपका ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बट कैंसरस सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हुए भी वो अपने सबस्ट्रेट को पूरी तरह ना तोड़ के आपका लैक्टेट का प्रोडक्शन करते हैं। कैंसरस सेल्स escapes oxidative phosphorylation even in presence of oxygen and shows aerobic glycolysis and lactic acid fermentation
फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर एनर्जी जनरेशन। सो गाइज आई होप ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपको कैंसर सेल्स के बारे में समझ आई होगी। अब सिर्फ हम आपके टाइप्स देखने वाले हैं डिफरेंट, और आपका कौन सा यहाँ पे टिश्यू इफेक्ट होता है। तो देखो इसी में इतने ही पार्ट में कंसाइज कर देंगे इसको। ये हो जाएगा आपका टाइप और ये हो जाएगा आपका टिश्यू। तो देखो यहाँ पे वही, द फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा। इसमें आपके जो टिश्यू इफेक्ट होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर होता है आपका कार्सिनोमा। सार्कोमा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज के लिए, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देन आपका होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर। एंड लास्ट में होता है आपका लिम्फोमा। लिम्फोमा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सो गाइज इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो लाइफ साइंस कैंडिडेट है, पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए, तो उसको प्लेलिस्ट और चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड।